हेलो नमस्कार साथियों, एक और नए क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है बेसिकली। और ये 28वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आप सभी को बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको बता देते हैं कि हम एसएससी के जो जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ तथा सीजीएल और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और इन सभी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं को लेकर आते हैं। और बता दें आपको, हमारे चैनल का नाम है डोंट क्विट और आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हम हर सेशन में 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी की बात हो रही है, 43 बी है जो, इसमें क्या बताया गया है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, ग्राम पंचायतों के संगठन अथवा काम पाने का अधिकार। जिन्होंने 43 बी के बारे में थोड़ा सा भी सुना हुआ उन्हें बता दें कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। और एमटीएस 4 मई 2023 का ये प्रश्न है, किसी को शक हो तो वो चेक भी कर सकता है जाके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम हर प्रश्न के आगे की पॉइंट्स भी लेकर आते हैं, जो लोग नए आए होंगे उन्हें नहीं पता होगा ये बात। इन की पॉइंट्स में दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न ज़्यादातर मिल ही जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज़ स्किप मार्क करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा भारी पड़ जाएगा आपको, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्लास में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 की बात कर लें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, उनकी प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान राज्य करेगा। ये 45 में बताया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? 40, 42, 44 या 48? 40, 42, 44 या 48? और जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, सीजीएल 2023 का प्रश्न है ये। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, हम हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं, लो लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। सी इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 की बात की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 की बात कर लें, आर्टिकल 40 की, ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है इसमें। आर्टिकल 42 की बात कर लें तो काम की न्यायसंगत और मनवांछित दिशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अर्थात दोस्तों, काम की न्यायसंगत और मानवोचित, अर्थात दोस्तों जैसा आप चाहे उस तरह के एक तरह से उपचारों या उपबंधों का प्रबंध किया गया है इसके तहत। आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, और नीति निर्देशक सिद्धांतों से मैंने संबंधित एक जरूरी पॉइंट बताया था कि इनके लिए आप राज्य को बाध्य नहीं कर सकते कि वो लागू करे या ना करे। राज्य की स्वीकृति या इच्छा के ऊपर है कि उन्हें लागू करना है या नहीं करना है। पोषण अभियान, 0 से 6 वर्ष की अर्थात 6 वर्ष तक की जो बच्चों के लिए पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम, पोषण अभियान की बात हो रही है। एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें 0 यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण स्तर का प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर का बढ़ावा करने के लिए प्रावधान करता है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं पीछे। आर्टिकल 47 की बात हो रही है इसमें। तो CHSL का प्रश्न है ये भी, CHSL 2023 का प्रश्न है ये। आगे की पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो इसमें भी यही बताया गया है। इससे थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 47 के अनुसार लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेयों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की संबंधित है? 41, 40, 50 या 51?
आर्टिकल 50 की बात की जा रही है। ये भी CHSL 2023 का ही प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। 41 की हम बात कर ही चुके हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 51 की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 5, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? 47, 50, 57, 37। इसको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जस्ट ही हम पढ़ के आए हैं, और ये थोड़ा सा दोस्तों लैंग्वेज में चेंज है, लेकिन जो ये स्टेनो में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है 2021 में पूछा गया है ये प्रश्न, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। बाकी हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, तो सेम क्वेश्चंस भी हम लेकर आते हैं जरूरी। आर्टिकल 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक सहायता में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना इसका अधिकार है। और 57 में बात करें तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये इसमें बताया गया है आर्टिकल 50 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 AD से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। और आप देख पा रहे हो जैसे कि इस पे भी टैग लगा हुआ है, ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बता दें ये CPO 2022 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। और मेरे हिसाब से जो दोस्तों इसमें बताया गया है कि खजुराहो के मंदिरों, इसका मेरे हिसाब से सभी जानते ही होंगे, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और डेट तो दे ही दी है, 950 से 1050 ईसा पूर्व में, यानी AD की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारकों में जैन और हिंदू मंदिरों की बड़ी संख्या में बने हुए हैं। अर्थात वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इन मंदिरों को शामिल किया गया था, अर्थात स्थान मिला था इन्हें। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। नन्नुक दोस्तों इनके संस्थापक थे, और इनकी राजधानी दोस्तों खजुराहो को ही रखा गया था। प्रश्न नंबर 7, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम देश में राजा थे, अर्थात उनकी दोस्तों बताना है कि किस सन में वो राजा रहे थे। तो 1971, 971 है, और 999 है, 985 या 979। मैंने गलती से 1900 बोल दिया था, यानी 971, 999, 985 या 989, माफ़ कीजिए 979। CHSL 2023 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके आंसर की बात कर ले तो 985 ईस्वी में इनका हुआ था, ये शासक किया करते थे उस समय। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम थे। चोल वंश का पुनः जीर्णोद्धार राजराजा प्रथम ने 950 ईस्वी में किया था, अर्थात इन्होंने 950 ईस्वी में राजा बनने के बाद इसका उद्धार किया था। राजराजा प्रथम ने मुम्मडी चोल देव हैं की उपाधि धारण की थी। माफ़ कीजिएगा, इन्होंने मुम्मडी चोल देव की उपाधि धारण की थी। यदि किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए राजराजा चोल की जो उपाधि थी उसका नाम क्या है, तो यह है मुम्मडी चोल देव। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लें तो चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नकद रूप से न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? पूर्व, वेट्टी, कड़ू या गुड़ी। और CPO 2022 का प्रश्न है, ये भी लेटेस्ट ही प्रश्न है।
तो और जिस कर की इसमें बात की जा रही, जबरन श्रम की बात कर रहे हैं, तो वेट्टी इस कर का जबरन रूप से वसूला जाता था। चोल साम्राज्य में वेट्टी कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में कराई जाती थी। अर्थात आपसे कर के रूप में पैसे नहीं लिए जाते, आपसे श्रम कराया जाता था। इस वेट्टी कर का उल्लेख चोल शिलालेखों में मिलता है। चोल शिलालेख की आय की बात करें तो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन था भूमि कर। और आज भी दोस्तों भूमि कर ही ज़्यादातर, भूमि कर नहीं दोस्तों, ऑल ओवर टैक्स ज़्यादातर देशों की पूंजी है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। नटराज प्रतिमा की बात करें तो चोल संस्कृति की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा चोल संस्कृति की माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा माइक खराब हो गया था। चलिए अब माइक ठीक हो गया है। चोल काल को तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात आपको देख पा रहे होंगे आप, इससे तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न ही मिल गए आपको की पॉइंट से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया का आक्रमण किया था? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल। तो जैसा कि अभी हम इन प्रश्नों में चोल वंश की ही बात कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर चोल वंश ही है और CHSL 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया था। उसने मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में स्थापित महान शैलेंद्र साम्राज्य का पर आक्रमण किया था। अतः इसका जो उपयुक्त आंसर है वो चोल वंश ही है। अभी इस आंसर की बात कर लें उत्तर की, तो वो चोल वंश है। प्रश्न नंबर 10, संगम कवियों माफ कीजिएगा संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुन्वेदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ डैश है? 3 घोड़े, 3 बंदरगाह, 3 मुखिया, 3 कर। तो इसका अर्थ है दोस्तों मुन्वेदार का मतलब है 3 मुखिया। और ये भी दोस्तों MTS का प्रश्न है, थोड़ा सा लो लेवल आप कह सकते हैं, लेकिन ये लो लेवल नहीं है। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है, प्रश्न कोई भी कठिन नहीं होता है, कोई भी सरल नहीं होता है। जो प्रश्न हमने सुना है या पढ़ा है वो हमारे लिए सरल होता है, और जो हमने नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है तो वो हमारे लिए कठिन होता है। उसी के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सभी के लिए। जो भी जैसे भी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी को आपकी नज़रों से एक बार गुजारना हमारा काम है। एक बार आप देख लेंगे तो आदत में भी आ जाते हैं और आपको पता भी चल जाते हैं प्रश्न, तो आपके लिए वो भी प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। मुन्वेदार शब्द की बात करें तो इसका अर्थ है 3 मुखिया। इस तमिल शब्द का उपयोग 3 शासक वंशों पांड्य, चोल, चेर के मुखिया के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड, गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? और CPO का प्रश्न है ये 2023 का, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, लास्ट ईयर का ही प्रश्न है। लास्ट ईयर CPO में यही पूछा गया था। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अमृतसर, लेह, चेन्नई, न्यू दिल्ली। इसकी दोस्तों जो भी भारतीय हैं वो सभी को पता ही होगा मेरे हिसाब से, तो इसकी आंसर की भी ज़रूरत नहीं है। लेह की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में एकदम सुहावना मौसम में मिलता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, कहने का अर्थ ये है। लेह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। लेह में सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है। चांगथांग अभयारण्य लेह में स्थित है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसमें भी 204 प्रश्न भी मिल गए हैं आपको प्रॉपर। प्रश्न नंबर 12, डैश नदी की में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? और ये भी CPO 2023 का प्रश्न है। जो लोग दोस्तों कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि आप पुराने प्रश्न कराते हैं या फिर आप ज़्यादा अच्छे प्रश्न नहीं, या एक तरह से आप इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं कराते हैं,
तो उनके लिए हम ये लेकर आते हैं कि ये आए हुए प्रश्न हैं सभी और लेटेस्ट ही प्रश्न हैं। चलिए अपने आंसर की तरफ आते हैं। ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लें, माफ़ कीजिएगा उससे पहले की पॉइंट की बात कर लें। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण सबसे कम क्षमता में है और गंगा नदी में बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भंडारणीय भूजल संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 13, डैश एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपको बताना है वो कौन सी ये कौन सी जो भी है ऑप्शन में देखते हैं। चक्रवात पवनें, डेरेंचो पवनें, या फिर जेट धाराएं, या फिर बवंडर। ये तो एकदम दोस्तों जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जीडी 2023 का प्रश्न है। ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है। लो लेवल तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि लो लेवल कुछ नहीं होता है, ना हाई लेवल कुछ होता है। जेट धाराओं की बात कर रहे हैं। इनकी जो गर्मियों में औसत चाल होती है वो 110 किलोमीटर होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है जी। इसके की पॉइंट्स की बात कर लें। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में विसर्प के रूप में प्रवाहित होने वाली प्रति ध्रुवीय प्रबल पवनें धाराओं को जो कहते हैं वो जेट धाराएं कहते हैं। आमतौर पर ये जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी शायद जेट धाराओं का उल्लेख मिलता था, तो हमने कहा था कि आगे हम इनकी बात जरूर करेंगे। जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल से 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य दोनों गोलार्धों में होता है। शीतकाल में जेट धाराओं की गति ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक होती है। गर्मियों में इनकी लगभग 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक इनकी रफ्तार देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? और ये भी जीडी का प्रश्न है 2023 का। स्वेज नहर, पनामा नहर, वांगलाडांग नहर या कील नहर? पनामा नहर की बात हो रही है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर को क्या नाम है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर की बात करें तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कील नहर की बात करें तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की बात करें तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और वेलैंड नहर की बात करें तो ईरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। ईरी नदी को या झील को इस झील से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 15, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादकों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के रूप में किस संसाधन का उपयोग किया जाएगा? जीडी का प्रश्न है, ये भी 2023 का है। केबल, हवाई मार्ग, बेस या पाइपलाइन? तो पाइपलाइन का उपयोग किया जाएगा अब इसके लिए। इसकी डिटेल की बात करें तो तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान समय में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान तक जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकी वृद्धि दर लगभग कितनी थी? 20.5%, 17.7%, या फिर 19.3%, या फिर 15.6%? अब बताइए एक बार। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है, जैसा कि हम पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो 10 की वृद्धि है वो 17.7% है और MTS 2021 का प्रश्न है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। वर्ष 2011 की रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनसंख्या 17.64 की 10 की वृद्धि के साथ 1.21 अरब हो गई है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था।
ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था, अर्थात उसकी वो बतानी डेट, ईयर कौन सी, कब पारित किया गया था इसे। 1986, 1980, 1998, 2002। 1986 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एमटीएस का प्रश्न है, ये भी 2021 का प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी COPRA के नाम से जाना जाता है, कोपरा के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक को उसी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार। इन्हें फेमस बनाने वाले कौन थे? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर डेविड रिकार्डो। और ये एमटीएस का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है। तो कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इन वाक्यों को फेमस बनाया था। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित वाक्यों को लोकप्रिय बनाया था। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये दो वाक्य थे, इन्हें फेमस बनाने वाले थे कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल ऑफ नेशंस की बात की है। मैं बाजार तंत्र में अदृश्य हाथ की बात की है, अदृश्य हाथ का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 19, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC के अध्यक्ष कौन हैं? वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कौशल विकास मंत्री या फिर मानव संसाधन विकास मंत्री? वित्त मंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं और ये भी MTS 2022 का प्रश्न है। FSDC की स्थापना प्रस्ताव सबसे पहले रघुराम राजन समिति यानी 2008 में जारी किया गया था। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक परिषद है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन या प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBMA अधिनियम 2003 में F का मतलब क्या है? अर्थात दोस्तों FRBMA की बात हो रही है और इसमें F का मतलब क्या है? कार्यात्मक, स्वतंत्रता, राजकोषीय या फिर वित्तीय? तो जैसा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से आप सभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। राजकोषीय की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2016 में आया था दोस्तों। FRBMA की समीक्षा के लिए NK के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था। 2016 में समिति का गठन किया गया था इसके लिए। और एक बार फिर से आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आया होगा। यदि काम आया है या फिर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़, और अभी तक आप अगर चैनल पर इस वीडियो में बने हुए हैं सेशन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे, क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाते रहेंगे। उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।